हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, नेक्स्ट पेपर है आपका कल शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो डियर फ्रेंड, इसके आज हम लोग 200 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग कुछ पिछला रिवीजन और कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ अलग से पॉइंट्स, कंटेंट पूरा रिवाइज करेंगे। अगर आप ये पूरी क्लास लास्ट तक देख लेते हो तो आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा और पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ नया कंटेंट मिलेगा, कुछ पुराना मिलेगा, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस क्लास। ओके, चलिए, और टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से रिवीजन करते चलेंगे, फटाफट से जो भी सही होगा आंसर उसको चूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल कतई कंसंट्रेट रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। देखिए, भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के संविधान की रचना के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो हमारा 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो जो भैया भारतीय संविधान है इसका जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जनक किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारत की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की जो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माण सभा के प्रारंभ में अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है? तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी हमारी भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950। आपका संविधान के नाम से चैप्टर ही पूरा एक है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार ये तो है, समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, लेकिन दान देने का अधिकार हमारा मूल अधिकार में नहीं आता है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस मूल अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण और मूल अधिकार है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह बात किसने कही है? ऐसा अब्राहम लिंकन कहते हैं। लोकतंत्र सरकार में संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। लोकतंत्र जो सरकार है उसमें संप्रभुता किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। मताधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए? सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान में भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष है। लोकसभा का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। लोकसभा का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। जनमत का क्या अर्थ है? जनमत का अर्थ होता है तर्क पर आधारित ऐसा मत जिसका लक्ष्य सबका हित करना हो। जनमत का क्या अर्थ होता है? जनमत का अर्थ होता है तर्क पर आधारित ऐसा मत जिसका लक्ष्य सबका हित करना हो। स्वस्थ जनमत के निर्माण में कौन सी बाधा नहीं है? देखिए, स्वस्थ जनमत के निर्माण में निर्धनता भी एक बाधा है, जातिवाद है ना, सांप्रदायिकता, ये सब बाधाएं हैं, लेकिन राजनीतिक जागृति कोई बाधा नहीं है। भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 में बना था। कब बना? 2005 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। प्रगतिशील समाज में समाजीकरण होता है। प्रगतिशील समाज में समाजीकरण तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र। समाजीकरण की कौन सी विधियां हैं? तो समाजीकरण में पुरस्कार विधि और दूसरी है दंड विधि। ए और बी दोनों। खेल में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? खेल में समाजीकरण, एक दूसरे का सहयोग, स्वस्थ प्रतियोगिता, यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हार जीत ये कोई खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। बस हम खेल अपनी पूरी जो है ईमानदारी के साथ खेलें। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब बना? 1929 में बना। कब बना? 1929 में। मातृत्व सुविधा 1987 का संशोधित कानून कब बना था? 1961 में बना। कब बना? 1961 में बना था। समाज में महिलाओं को स्तर दिया जाता है, द्वितीय स्तर। कौन सा? द्वितीय। सन 1928 में शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नाम से प्रकाशित पुस्तक किसकी रचना है?
शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नाम से जो प्रकाशित पुस्तक है वो जॉर्ज पेन की है। किसकी है? जॉर्ज पेन की। दहेज लेना और देना दोनों को ही अपराध घोषित किया गया। ये बिल कब पारित हुआ था? 1951 में। कब पारित हुआ? 1951 में। सती प्रथा अथवा विधवा को बलपूर्वक जला देने के रिवाज को गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध घोषित किया गया 1929 में। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक दक्षता। यह किसने कहा था ऐसा? डीवी ने कहा। किसने कहा? डीवी ने कहा। आगे बढ़ जाते हैं। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे जो अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन करते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में रखेंगे ताकि वो भी उस चीज को समझ पाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व को समझ पाएं। शिक्षा एक सामाजिक उपव्यवस्था है। शिक्षा एक सामाजिक उपव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि शिक्षा सामाजिक होती है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है, शिक्षा सामाजिक भावना उत्पन्न करती है, इसलिए शिक्षा एक सामाजिक उपव्यवस्था है। हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी 4 के साथ। उपरोक्त सभी द राइट आंसर ओवर हियर। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना, बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देना, अवसरों का सदुपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य ये सभी हैं। ठीक है, बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का भी विकास करना है, बालकों को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी है, अवसरों का सदुपयोग भी करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ऐसा डीवी ने कहा है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। इससे पहले वाली जो क्लास आपने देखी उसमें भी एक क्वेश्चन था। रेमंड ने कहा है। किसने कहा है? रेमंड ने कहा है। स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई है। समाज की देखिए, मैंने कहा ना कि इसमें कुछ क्वेश्चंस नए कुछ पुराने, टोटल रिवीजन मिलेगा। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति को कहा गया है। जो इंसान है, आदमी है, वह हम लोग समाज की सबसे छोटी इकाई में आते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, ऐसा मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। भारतीय समाज का लेखक श्रीनिवास हैं। कौन है? श्रीनिवास। नेक्स्ट वन। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, ऐसा मैकाइवर कहते हैं। बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है अपने पास पड़ोस को। बच्चे की समाजीकरण के आद्य व्यक्ति उसकी माता होती हैं। ये इससे पहले क्वेश्चन में करा चुके हैं। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था उसका परिवार है। कौन है? उसका परिवार है। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण और वृद्धि करना है। शिक्षा के माध्यम से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति को ट्रांसफर कर पाते हैं, उसको बढ़ा पाते हैं, ऐसा वर्नार्ड शॉ ने कहा है। संस्कृति शब्द जर्मनी भाषा के कल्चुरा शब्द से लिया गया है या निर्मित है। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य है उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति। यह बात ओटावे कहते हैं। कौन कहते हैं? ओटावे कहते हैं। संस्कृति जीवन का एक सामान्य तरीका है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक वातावरण और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ समायोजन करता है, ऐसा डॉसन कहते हैं। संस्कृति मानव की जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है, यह बात श्री अरविंद कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसने परिभाषित किया है? सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है सामाजिक समूहों तथा स्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना, ऐसा पी सोरोकिन कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। ये परिभाषा सीबी गुड ने दी है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा डॉक्टर पीडी जुमाल ने दी है। छोटी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा डॉक्टर पीडी जुमाल ने दी है। और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं आएगा, हटा दो। चलिए, लेकिन नहीं आ सकता है भाई, एग्जाम है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने कहा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वो सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास भी रखते हैं। ये बात रॉबर्ट बीरस्टीट कहते हैं। कौन कहते हैं? रॉबर्ट बीरस्टीट। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, लाइफ में कभी भी किसी एग्जाम के लिए ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार एग्जाम ऐसा आ जाता है, हम लोग सब कुछ पढ़ के जाते हैं, सब पढ़ा हुआ आता है। कई बार ऐसा एग्जाम फंस जाता है कि पढ़ के बहुत गए, कई किताबें रट डाली, लेकिन पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आया। तो ये एग्जाम है। संस्कृत में वे पदार्थ
औजार और शारीरिक एवं मानसिक आदतें सम्मिलित रहती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती हैं, ऐसा मैलिनोवस्की कहते हैं। कौन कहते हैं? मैलिनोवस्की। यह विश्वासों का अजायब घर है, कर्मकांडों का मिश्रण है या केवल एक नक्शा है, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। इसकी अंतर्वस्तु यदि कुछ है तो वह समय समय पर समुदाय से समुदाय को बदलती रहती है, ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं। उस क्षेत्र को जिसमें कि एक सी संस्कृतियां पाई जाती हैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा हर्शकोविट्ज कहते हैं। संस्कृतिकरण पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ऐसा हर्शकोविट्ज कहते हैं। संस्कृतिकरण पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ऐसा हर्शकोविट्ज कहते हैं। किस विद्वान ने संस्कृत के 3 तत्वों सार्वभौमिक तत्व, वैकल्पिक तत्व एवं विशिष्ट तत्वों का उल्लेख किया है? लिंटन ने किया है। किसने किया है? लिंटन ने ऐसा किया है। किस समाजशास्त्री ने सांस्कृतिक पर्यावरण को संपूर्ण सामाजिक विरासत कहकर संबोधित किया है? मैकाइवर एवं पेज ने। किसने संपूर्ण सामाजिक विरासत कहकर किसने संबोधित किया है? मैकाइवर एवं पेज ने। किस मानव शास्त्री ने उत्तरी भारत की जनसंख्या में भूमध्य सागरीय अल्पाइन, मंगोलॉयड और नॉर्डिक प्रजाति का उल्लेख किया है? B.S. गुहा ने। भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी मानी गई है? ऑस्ट्रेलॉयड। कौन सी मानी गई है? ऑस्ट्रेलॉयड। संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति किसको माना गया है? नॉर्डिक को। संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति किसको माना गया है? नॉर्डिक को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ होता है सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। आप में पूरा चैप्टर ही है एक शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम से। शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित हैं? सभी बालक शिक्षित हों, जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर मिले, पिछड़े और दलित व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिल सके। देखिए यहाँ पे शिक्षा, पिछड़े और दलित व्यक्ति भी अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी स्थिति को सुधार सकें। कोठारी आयोग ने असमानता के निवारण के लिए क्या सुझाव दिए? उन्होंने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा के खर्चों में कमी की, छात्रवृत्ति की योजना और व्यवस्था की। इससे क्या होगा कि असमानता के निवारण के लिए यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सकती है, हर कोई पढ़ाई कर सकता है, पढ़ सकता है। कोठारी मिशन कमीशन ने किस समिति के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने की बात कही? हंसा मेहता समिति के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने की बात कही। कोठारी कमीशन ने लड़कियों की शिक्षा का विकास किस समिति के सुझावों के अनुसार करने को कहा? नेशनल कमेटी ऑफ वीमेन एजुकेशन के अकॉर्डिंग। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र। संविधान की उद्देशिका घोषित की गई थी 26 नवंबर को। कब? जो प्रेम्बल है वो 26 नवंबर को घोषित की गई थी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्ग के हितों से धारा 49 संबंधित है। कौन सी? धारा 49। नेक्स्ट वन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 10.46 करोड़ थी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष पूर्ण रूप से लागू हुई? 2014-15 में। कब लागू हुई? 2014-15 में। और ये पीडीएफ आप पहले पूरी पढ़ चुके होंगे। ये जो क्लास मैंने कराई थी इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट, पूरा पेपर आपको इस पीडीएफ से मिलेगा। यानी कि ये जो मैंने क्लास ली थी 2-3 दिन पहले, जिसमें 200 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और ये आज उसी में से कुछ टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उठा लिए हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो सके। इस क्लास को पूरा जरूर पढ़ लेना। और पूरा इसको क्या मतलब जितना भी मैंने चैप्टर वाइज कराया है उसको भी पूरा रिवाइज करके जाना। 100% पेपर यहीं से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ाया है अगर आप टोटल पढ़ के जाते हैं तो उसकी मैं गारंटी करता हूं कि आपको पेपर यहीं से मिलेगा। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? कोठारी आयोग ने किया था। कश्मीर प्रांत में किस स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है? संपूर्ण शिक्षा वहां पे निःशुल्क है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है? अधिगम पठार का संबंध समानता से नहीं है। कौन सा उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो पूरक शिक्षा असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है, जबकि नया विश्वविद्यालय खोलना, माध्यमिक विश्वविद्यालय में वृद्धि करना, शिक्षा शुल्क में वृद्धि करना सभी प्रभावी हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, मुझे 100 शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा केवल 10 शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता है। ऐसा कहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी कि मुझे 100 पुरुष नहीं चाहिए, 10 शिक्षित महिलाएं दे दो।
राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1959 में हुई थी। नेक्स्ट वन, महिला शिक्षा से संबंधित दुर्गाबाई देशमुख समिति की स्थापना किस सन में हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की स्थापना 1958 में की गई थी। फटाफट से रिवाइज करते हैं। शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर संविधान की किस धारा के अनुसार प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता? धारा 29(2) के तहत मना नहीं किया जा सकता। संविधान की धारा 15 का संबंध किससे है? धर्म के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव का विशेष जो है इससे धारा 15 से संबंधित है। नवीन भारतीय संरचना के प्रमुख आधारभूत सिद्धांत हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय। यह सभी संबंधित हैं। नवीन भारतीय संरचना के प्रमुख आधारभूत सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये सभी क्या है उसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत में जाति प्रथा आधारित थी किस पर? कर्म पर। जो जैसा कर्म करता था, जिसका जो काम होता था उसको उसी जाति में डाल दिया जाता था। भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम का प्रयोग संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सेकुलर शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से जो भारत है वह बहुआयामी है। भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुआयामी है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू धर्म को मानने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 81.53 यानी कि 81.53 था। कितना था? 81.53। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2.34। भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या का जो प्रतिशत था 2.34 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बौद्ध धर्म में डैश का तात्पर्य है प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है, उसके बाद वह एक न एक दिन खत्म हो जाती है। क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद का मतलब है हर एक वस्तु का जो समय है वो निर्धारित है और वह कुछ समय के लिए है। डैश धर्म को दो भागों में दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया है। जैन धर्म को 2 भागों में दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 1992 तक कितनी भाषाओं का जो है मान्यता मिल चुकी है? 18। 1992 तक बात हो रही है, 18 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी थी 92 तक। संपूर्ण भारत की जनजातियों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? संपूर्ण भारत की जनजातियों की दृष्टि से देखिए इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 4। भारत के किस प्रदेश में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। जनजातियों की संख्या, ठीक है। कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से काफी कम है? ओंग जनजाति जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से काफी कम है। अभी आगे और बेहतरीन पॉइंट्स कुछ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सामाजिक विभिन्नता से तात्पर्य क्या है? सामाजिक विभिन्नता से तात्पर्य होता है कि भारत की संस्कृति में विविधता, भारत में जातिगत और जनजाति की विविधता, भाषागत विविधता, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि विभिन्नता से तात्पर्य है संस्कृति में विभिन्नता, जातिगत और जनजाति की विभिन्नता और भाषागत जो विविधता है, जो विभिन्नता है, डिफरेंसेस की बात है। 1991 की जनगणना के अनुसार धर्म को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 7 धर्मों में। कितने धर्मों में? 7 धर्मों में विभाजित किया गया। हमारा भारतीय समाज डैश शासन प्रणाली पर आधारित है। किस शासन प्रणाली पर? प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। हमारा भारतीय समाज प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। भारतीय संविधान में अभी तक, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने 1992 तक भाषाओं का जो है इंक्लूजन था उसमें, इसमें 22 भाषाएं अब तक जोड़ी जा चुकी हैं। 1992 तक 18 भाषाओं का समावेश था। सभी धर्मों की मान्यताएं प्रायः एक हैं और इनका सबसे बड़ा उद्देश्य शक्ति की पुनर्स्थापना करना है। कोठारी आयोग ने भाषाई विविधता को सुलझाने के लिए कौन सा सूत्र दिया था? त्रिभाषा सूत्र। कौन सा सूत्र दिया था? त्रिभाषा सूत्र दिया था। भारत में विभिन्न भागों में बने मंदिर, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला किसके प्रतीक हैं? कला और साहित्य के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? कला एवं साहित्य के प्रतीक हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स को एक एक लाइन में डिस्कस करते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्लास में लास्ट तक बने रहना, भाग मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, चली रही है। संविधान की प्रस्तावना देखिए, संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
बात कब की है? सन 1976 की बात है। कब की बात है? 1976 की बात है। ठीक है, 1976 में। ओके, दूसरी बात, जो धारा 14 है, जो आर्टिकल नंबर 14 है हमारा, इसमें किसकी बात कही गई है? विधि के समय समानता का अधिकार। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार यहाँ पे होगा, समय नहीं, समक्ष। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें कहा गया है? धारा 14 में बात कही गई है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें बात कही गई? धारा 14 में। धारा 14 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। ठीक है, इसकी बात ये एक लाइन लिख के क्या आ सकती है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में इसकी बात है? 14 में। 15 किसकी बात करता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद नहीं है। यह किस अनुच्छेद की बात है? तो ऐसा अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 बात करता है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। धारा 15 के अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत के नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म आदि के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। और उसके बाद देखिए, धारा आर्टिकल नंबर 15(2) और 3 की बात हो रही है। 15(2) की बात है, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता का अधिकार होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा 15(2) के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के व्यवसाय, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का अधिकार है। और अगर आर्टिकल 15(3) की बात होती है तो इसके अंतर्गत पूर्णतया या आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाब, स्नानगृहों, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार सर्वसामान्य जनता को दिया गया है। और जो आर्टिकल नंबर 16 है, इसमें लोक सेवाओं में अवसरों की समानता की बात की गई है। आगे बढ़ जाते हैं। जो आर्टिकल नंबर 17 है, इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत जो है वो आर्टिकल नंबर 17 में धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। आर्टिकल नंबर जो 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात इसमें की गई है। धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, वह जिसको भी चाहे उस धर्म को वो अपना सकता है। आर्टिकल 26, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 26 या आर्टिकल नंबर 26 में बात की गई है। कुछ क्वेश्चंस हैं। शिक्षा पर निवेश उत्पादनशीलता के सिद्धांत के विरुद्ध है, उत्पादनशीलता की वृद्धि के लिए आवश्यक है, उत्पादनशीलता और इससे कोई संबंध नहीं है। तो शिक्षा पर निवेश उत्पादनशीलता की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मानव विकास सूचकांक किन तत्वों पर निर्भर करता है? तो जनस्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति और शिक्षा का स्तर, इन सभी पर यह क्या करता है? निर्भर करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? अगर ऐसा पूछ ले क्वेश्चन तो देखिए, जो सामाजिक परिवर्तन है यह हमारा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सामाजिक परिवर्तन कितने शब्दों से? 2। कौन कौन से? समाज और परिवर्तन से। समाज का अर्थ क्या है? समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहते हैं। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवर्तन का अर्थ क्या है? परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में कुछ बदलाव लाना ही परिवर्तन है। मनुष्य की भाषा, विचार, आवश्यकताएं, जीवन, उद्देश्य, मूल, संस्कृति किसी न किसी रूप में बदलती रहती है। तो बात समझ आ गई। सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज का मतलब केवल उसमें रहने वाले व्यक्तियों से नहीं है, जबकि रहने वाले व्यक्ति प्लस उनका आपस में जो संबंध है उस सबको मिलाकर के समाज बनता है। परिवर्तन का मतलब है कि समय समय पर बदलाव होते रहना। एक अच्छी लाइन, सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, यह लाइन किसने कही है? तो ऐसा मैकाइवर एवं पेज कहते हैं, रट लेना। चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर इज सोशल चेंज, मैकाइवर एवं पेज की बात है ये। देखिए उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, डॉसन और गेटिस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ये छोटी छोटी लाइनें बड़ी खतरनाक होती हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ऐसा कौन कहते हैं? डॉसन और गेटिस कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में निम्नांकित परिवर्तन निहित होते हैं। जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन निहित होते हैं? देखिए इसमें से 3 दे देगा और 1 दे देगा उपयुक्त सभी वाला, या फिर कौन सा परिवर्तन निहित नहीं होता है। ठीक है, इसमें से 3 ये दे देगा, 1 कोई अलग दे देगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा, सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होगा, सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होगा और समाज के सदस्यों के जीवन से संबंधित भी परिवर्तन हो करके रहेगा।
इसलिए ये 4 परिवर्तन हमारे सामाजिक परिवर्तन में आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से करते हैं। देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा अभी जो हमने पीछे लाइन पढ़ी डॉसन और गेटिस कहते हैं। शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने की बजाय उनका अनुगमन करता है, यह बात ओटावे कहते हैं। कौन कहते हैं? ओटावे कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंदर कौन सा परिवर्तन आता है? तो सामाजिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक परिवर्तन के अंदर सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आता है और सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे। नेक्स्ट वन, संविधान का अर्थ क्या होता है भैया? संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूचर प्लेस टुगेदर से हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कॉन्स्टिट्यूचर प्लेस टुगेदर से हुई है। कॉन्स्टिट्यूचर प्लेस टुगेदर का अर्थ क्या होता है? एक सोच रखना। क्या होता है? एक सोच रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और फिर आगे देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फिर नीचे से देखिए, वर्तमान भारतीय संविधान में 407 आज की अगर बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में 407 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में आज प्रेजेंट टाइम में 407 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वो मूल संविधान की बात हो रही है। आज उसमें 407 हैं, जो 25 भागों में विभाजित है और उसमें 10 अनुसूचियां हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट वन देखिए, संविधान में 12 से 32 अनुच्छेद तक नागरिकों के मूल अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 32 तक नागरिकों के मूल अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ने का तात्पर्य है राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से ये चीज आप रट करके जाइएगा, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। किस अधिकार की बात किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक हुई है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त 6 मूल अधिकार हैं। एक तो समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी बात की गई है। राइट टू इक्वालिटी की बात अनुच्छेद 14 से 18 तक हुई है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसकी बात अनुच्छेद 1922 तक हुई है। राइट टू फ्रीडम की बात किस अनुच्छेद के अंतर हुई है? अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। अच्छा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात हुई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 के अंतर्गत इसकी बात होती है। अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 इसकी बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसकी बात करता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। तो ये भैया अभी रट लो। ठीक है, यहां से कोई क्वेश्चन फंस गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है जल्दी याद नहीं होते, भूल जाते हैं बच्चे। भारत की संविधान सभा में संविधान को किस सन में स्वीकृत किया गया था? 1949 में। संविधान समवर्ती सूची में कब रखा गया? 1976 में। शिक्षा को किसको, इंपॉर्टेंट लाइन, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? 1976 में। भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है। संविधान की धारा 45 का किससे संबंध है? अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। अभी आपने पीछे पढ़ा। जनतंत्र, जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अब देखिए, शारीरिक दृष्टि से वंचित बालक को विकलांग कहा जाता है। ऐसे बालक जो शारीरिक दृष्टि से वंचित है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वो विकलांग कहे जाएंगे। सामाजिक वंचन सर्वाधिक था ब्रिटिश काल में। कब था? ब्रिटिश काल में। सन 1999 से लेकर के 2000 में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या कितनी थी? 32 लाख। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण हेतु प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 की बात हो रही है। सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग में कौन सम्मिलित हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये सभी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षित करने के लिए
क्या आवश्यक है? तो आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए पुस्तकों का निःशुल्क वितरण होना चाहिए। स्कूल में दोपहर के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। विकलांगों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो विकलांगों, अगर आप जो हैंडीकैप है उनको डेवलपमेंट चाहते हैं तो उनके लिए देश के प्रत्येक नगर में विद्यालय होने चाहिए। पूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावास होने चाहिए। पूर्ण धैर्यपूर्वक समस्या समाधान होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वंचित वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं? वंचित वर्ग के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग है वो भी आते हैं, आर्थिक दृष्टि से वंचित हैं वो भी आते हैं, और सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक भी इसमें आ जाते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे। चलिए, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय स्तर की समस्याओं का समाधान देना, बालक बालिकाओं हेतु समस्याओं को दूर करने के लिए, अपव्यय व अवरोधन की समस्या का समाधान। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्त्री शिक्षा हेतु सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1958, 1959 या फिर 1962। तो यहाँ पे ये सभी इज द राइट आंसर। हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1962 में। महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1989 में। महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1989 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद यानी कि NCWE का गठन कब किया गया था? 1959 में। चलिए आगे बढ़े। देखिए, इसलिए इतना फास्ट चल रहा है कि रिवीजन है आपका, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस करा चुका हूं, इसलिए ये सिर्फ रिवीजन है ताकि आप फटाफट कंप्लीट कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है, ऐसा हुमायूं कबीर ने कहा है। 1961 में भावात्मक एकता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, 1961 में भावात्मक एकता समिति श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक 1968 में कहाँ हुई थी? श्रीनगर में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व विश्व शांति की स्थापना के लिए हमारे देश के किस प्रधानमंत्री ने बल दिया था? मोरारजी देसाई ने बल दिया था इस पर। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व शांति की स्थापना के लिए मोरारजी देसाई ने क्या बल दिया था? वह कौन सी संस्था है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है? वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का क्या अर्थ होता है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ होता है अविकसित राष्ट्रों को दबाना या राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता में विश्वास, विभिन्न राष्ट्रों को आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ होता है जितने भी राष्ट्र हैं उनका आपस में फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि पूरे विश्व का नागरिक है। ऐसा गोल्ड स्मिथ कहते हैं। कौन कहते हैं? गोल्ड स्मिथ कहते हैं। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान के पश्चात शुरू की गई कुछ नई योजनाएं थी, उनको जान लेते हैं। संविधान की धारा 45 में संशोधन हुआ, तो इसके अंतर्गत 2002 में संविधान की धारा 45 में संशोधन किया गया और धारा 21A और 51A जोड़ा गया। 45वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 21A और 51A को जोड़ा गया। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। धारा 21A को मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में जोड़ा गया। धारा 21A को मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में जोड़ा गया। धारा 21A के अकॉर्डिंग राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्मित विधि के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। धारा 45 जो है इसके अनुसार राज्य सभी बच्चों को जब तक वे 6 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते हैं प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा प्रदान के अवसर उपलब्ध कराएगा। धारा 51A का भाग 4 के मूल कर्तव्य में माता पिता और अभिभावक स्थिति के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे और वार्ड के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा। ये और जो अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभियान की शुरुआत सन 2001 में की गई थी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? 2001 में। ये SSA करके भी आ सकता है पेपर में। SSA की शुरुआत कब की गई? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 2010 तक 8वीं कक्षा तक
निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रतिवर्ष 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित कराने का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना यानी कि KGBP, ठीक है, कम महिला साक्षरता वाले जिलों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करने के लिए 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा की जो है योजना की गई या इसका विकास किया गया। ठीक है, इसका क्रिएशन कब हुआ? 15 अगस्त 1997 को निर्माण इसका हुआ था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना यानी कि जिसको हम KGBVP भी कहते हैं, इसकी स्थापना जुलाई 2004 में हुई थी। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है इसकी स्थापना जुलाई 2004 में हुई थी। 1 अप्रैल 2007 से इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया था, मिला दिया गया था। महिला समाख्या योजना वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। शिक्षा सहयोग योजना, केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में 31 दिसंबर को इस योजना की शुरुआत की थी। शिक्षा सहयोग योजना 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी 31 दिसंबर को, सिर्फ इतना याद रखना है इसमें। शिक्षा का अधिकार देखिए, शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसे संशोधन के द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 1 अप्रैल 2010 से इस शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील आपको पता है 15 अगस्त 1995 से लागू है। कब? 15 अगस्त 1995 से। और नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अच्छा, ये लाइन लिखिए, पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर लिखी थी, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बात बिल्कुल सटीक लिखी है कि हम लोग सब कुछ कर सकते, वी कैन डू एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें अपना कॉन्फिडेंस और अपना जो है कि पूरी मेहनत, पूरा सेक्रीफाइस उसके लिए होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CEAB शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था की स्थापना 1921 में की गई थी। अगर पूछ ले केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1921 में। ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग मिले हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का शीर्षस्थ संसाधन संगठन यही है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा संबंधी शैक्षिक विषयों पर सहायता और सलाह देता है। NCERT एक स्वायत्त संगठन है जिसके निर्देशक की नियुक्ति भारत सरकार करती है। परिषद का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा खंड के रूप में काम भी करती है। स्थापना 1961 में हुई थी। बस पहुंच रहे हैं अपने लास्ट स्टेप पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था? 86वें। मध्याह्न भोजन योजना को देश के 2408 ब्लॉकों में कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995। माध्यमिक स्तर पर अशक्त जनों के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया था? IEDSS। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को किस नए नाम से चलाया जा रहा है? साक्षर भारत के नाम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी? 2008-9 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कितने प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है? 5 क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कम महिला साक्षरता वाले जिलों में बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 15 अगस्त 1997 में शुरू की गई थी। शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख घटक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया था? महिला समाख्या का। और बस आज का लास्ट स्टेप, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 5 मई 1988 को। कब किया गया था? 5 मई 1988 को। ठीक है, आज का लास्ट स्टेप, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। निरक्षरता हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और कलंक है, ये बात गांधी जी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये क्लास थी जिसमें मैंने कुछ पुराना कंटेंट, कुछ नया कंटेंट, और इस प्रकार से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैंने क्लासेस कराई हैं
या सेकंड पेपर की, वो सारे पढ़ के जाइएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, एक एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस कराए हैं और इस क्लास के माध्यम से भी आपका रिवीजन कराने की कोशिश की है। तो सोशियोलॉजी की नेक्स्ट आज की लास्ट क्लास और कल हम लोग साइकोलॉजी की ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपके कमेंट का दिल से स्वागत है।